जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में बनेगी टॉम कार की एटीवीज। चीन ने स्थापित कर दिया है एलएसी पर तेजी से डिप्लॉय होने का मैकेनिज्म। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक थ्रेट नोट को कैरी कर रहे कबूतर को पकड़ा। चीन का कहना है कि वो भारत के साथ खड़ा है। और रशिया ने यूक्रेन पर लॉन्च किया अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक। JSW डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी JSW सर्वो मोटर्स ने टॉम कार यूएसए के साथ एक स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर स्थापित किया है। इस जॉइंट वेंचर के तहत चंडीगढ़ में स्थापित होने वाली फैसिलिटी में टॉम कार यूएसए के जो TX सीरीज की एटीवीज हैं उनका भारत में स्थानीय तौर पर प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये एटीवीज इंडियन आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस यूनिट्स और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जिन्हें अल्ट्रा ड्यूरेबल एक्सट्रीम मोबिलिटी ऑफ रोड प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको ये ऑफर किए जाएंगे। बाकी भारत में असेंबल हुआ जो पहला TX ATV है वो अगले साल यानी कि 2026 के शुरुआत में रोल आउट किया जाएगा। और जबकि आने वाले महीनों में मल्टीपल डिफेंस और पैरामिलिट्री एजेंसीज द्वारा इसके फील्ड ट्रायल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस को भी प्लान किया गया है। इन TX प्लेटफॉर्म को उन रिगरस डिमांड्स को पूरा करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिनकी अक्सर आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये ATVs 4 सिलेंडर्स लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ 1.5 लीटर के टर्बो इंजन के साथ इक्विप्ड हैं जो कि 5700 के RPM में 163 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। और इन व्हीकल का एक EV वाला ऑप्शन भी उपलब्ध है। बाकी इन TX सीरीज की जिन ATVs का भारत में असेंबली की जाएगी तो उसमें कोई स्वदेशी कंटेंट होगा, अगर होगा तो कितना होगा, तो इसके बारे में ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सीनियर आर्मी ऑफिसर के हवाले से बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग पूरी LAC के साथ जिस तरह से चीन ने रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, हैबिटाट्स ये बनाए हैं तो इनकी मदद से जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो बड़ी आसानी से 100 से 150 किलोमीटर पीछे जा सकते हैं और केवल 2 से 3 घंटे में अपनी सेम पोजीशन में वापस भी आ सकते हैं। चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो LAC के साथ बहुत ही व्यापक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना रही है ताकि रिक्वायरमेंट पड़ने पर फॉरवर्ड एरियाज में उनके ट्रूप्स की रीडिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से की जा सके। और इसलिए अगर आने वाले महीनों में भारत और चीन के बीच एक लॉन्ग टर्म डीएस्केलेशन की प्रोसेस भी होती है तो भी ऑन ग्राउंड जो इंडियन मिलिट्री प्लानर्स हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के महीनों में चाइनीज़ PLA की कुछ कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड लगभग 100 किलोमीटर्स तक पीछे गई है, लेकिन अभी भी कई सारी ब्रिगेड्स हैं जो कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड ही हैं। और ये सारी ब्रिगेड्स टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इन सभी से इक्विप्ड है। इनकी हर एक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड में लगभग 4500 से 5000 ट्रूप्स के आसपास हैं। वहीं इसके विपरीत भारत के फोर्सेस के पास इसी तरह की मोबिलाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं है, जिससे LAC के साथ फोर्स की रेडीनेस में काफ़ी महत्वपूर्ण गैप आ जाता है। और इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में आर्मी ऑफिशियल का यह कहना है कि किसी भी डीएस्केलेशन के दौरान दोनों राइवल फोर्सेस के बीच मोबिलाइजेशन का जो ये बड़ा सा गैप है तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। बाकी आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अभी तक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग में राइवल सोल्जर्स की तरफ से कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो चाइनीज़ PLA है तो उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने के मामले में कोई भी कमी नहीं आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आरिसपुरा के बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कबूतर को पकड़ा है जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने वाले एक थ्रेट नोट को कैरी कर रहा था। और जिसके बाद से इस रीजन में सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में सीनियर पुलिस ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि संभावित रूप से जो कबूतर है ये पाकिस्तान से फ्लाई करते हुए आया है, जिसे 18 अगस्त को शाम को 9 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कटमारिया एरिया में पकड़ा गया था। और इस कबूतर के पंजों में एक चिट बांधा हुआ था जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने का मैसेज लिखा गया था। और ये पहली बार है जब इस तरह से एक थ्रेट लेटर को कैरी कर रहे कबूतर को इंटरसेप्ट किया गया है। और बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये महज एक शरारतपूर्ण कृत्य है या फिर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। और जबकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब से NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच ऐसा लेवल की टॉक्स पूरी हुई हैं तो उसके बाद से चीन के बयान भी बड़े अतरंगी से देखने को मिले। जैसे कि आज दिल्ली में चीनी राजदूत की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है तो चीन इसका मजबूती से विरोध करता है और जो चुप्पी है वो धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ाती है। और इसलिए चीन ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खैर, चीन की तरफ से इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, पर फिलहाल अभी दुनिया में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो उसको देखकर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और हाँ, बाकी ऑपरेशन सिंदूर को भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। बाकी जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कोई भी परमानेंट एनिमीज़ नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़ परमानेंट होती है तो वो होता है अपना अपना इंटरेस्ट।
और रशिया की तरह चीनी राजदूत का भी कहना था कि इंडियन गुड्स के लिए चाइनीज मार्केट भी ओपन है और उनके मुताबिक भारत और चीन पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं और हमारे बीच के डिफरेंसेस को डायलॉग के माध्यम से मैनेज करना चाहिए। और उनके मुताबिक भारत और चीन के हेल्दी रिलेशंस पूरे एशिया को ही फायदा देंगे और एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम डबल इंजन्स की तरह हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रशिया से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक सीधे सा संदेश दिया है, जो कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हम रशियन ऑयल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम रशियन एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपियन यूनियन है। हम उस देश में भी नहीं आते हैं जिसका 2022 के बाद रशिया के साथ व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आया है। और मुझे लगता है कि साउथ में कुछ देश हैं। हम एक ऐसे देश हैं जहां पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका कह रहा है कि हमें वर्ल्ड एनर्जी मार्केट को स्टेबल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। और संयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और उसकी मात्रा में बढ़ोतरी भी हुई है। तो इसलिए अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मीडिया जिस तर्क का हवाला दे रही थी तो उसके तर्क से हम बहुत हैरान हैं। यानी कि हमें बात की जा रही है कि जिस तरह से अमेरिका भारत पर यह कहकर टैरिफ लगा रहा है कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और यूएस को ये लगता है कि ऐसा करके भारत इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया को सपोर्ट कर रहा है, जबकि फैक्ट यह है कि इंपोर्ट सभी कर रहे हैं और भारत से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख केवल भारत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बेस्ड जो सुअरों का संगठन जैश है, तो वो FATF की निगरानी को बाईपास करने के लिए फंड रेजिंग के लिए डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इस संगठन के सबसे बड़े वाले सुअर मसूद अजहर की फैमिली से लिंक है। और इस आतंकी संगठन का उद्देश्य है एक बड़े रिलीजियस सेंटर नेटवर्क को स्थापित करना, जिसमें वो एक दूसरे सुअरों के संगठन लश्कर की स्ट्रेटजी को मिरर करेंगे, जिसमें 330 न्यू कैंप्स को स्थापित करना भी शामिल है। और तो और उनकी योजना में यह भी शामिल है कि अगर भविष्य में भारत की फिर से कोई स्ट्राइक होती है तो उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट कम से कम रहे, तो उसके लिए वे अपने ऑपरेशंस को भी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं और वो अपने सुअरों के लिए मिनी कैंप्स बना रहे हैं भारत की स्ट्राइक से बचने के लिए। बाकी आतंकियों से याद आया, आपको ध्यान होगा भी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खजाना है और इस खजाने से वे पाकिस्तान के कर्जे को कम कर देंगे और जल्द ही पाकिस्तान की गिनती दुनिया की सबसे समृद्ध सोसाइटीज़ में होगी। लेकिन अब इसी में एक नया मोड़ आया है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग न्यूज़ के साथ ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। और पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से इस तरह का क्लैरिफिकेशन देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट का खजाना समझ रही थी, तो वो एक्चुअल में भारत के उन वेपन्स के टुकड़े थे जिनकी मदद से पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरबेसिस में गड्ढे हुए थे और वहाँ पर जो बहुत सारे सुअर रह रहे हैं तो उनको हॉरिफाइड भी किया गया था। तो उसके थोड़े बहुत एलिमेंट्स तो बचे होंगे, तो पाकिस्तान को लगा होगा कि शायद ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। खैर, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी एक और अपडेट है कि रशिया ने 2025 में यूक्रेन पर अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करी है, जिसमें रात भर में यूक्रेन में लगभग 40 मिसाइल्स और 574 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे और ये अटैक मोस्टली यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन में हुआ है। बाकी अगर आपको इस तरह के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप द ग्रिड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1990 में एक एक्सरसाइज के दौरान INS अंडमान के साथ हुई दुर्घटना में हमने अपने नेवी के 15 वीरों को खोया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ब्रिगेडियर BS शेरगिल, कर्नल RS चौहान और सिग्नल मैन नायक जोश ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना अभी तक कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर चुकी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।